Hello everyone, welcome to the today's session. So in this session we will be discussing an article which is published in The Hindu on the date of 3rd of December 2022. Okay, so I request you all to stay till end because this article is very interesting. Okay, it's about the layoffs that currently all the companies are following. Okay, so you must be knowing that nowadays all the majority of the companies are laying off their employees. वो सभी आजकल के जो आईटी फर्म्स है पर्टिकुलरली वो सभी अपने एम्प्लॉयज़ को निकाल दे रहे हैं. ठीक है, सो इट्स रिगार्डिंग दिस. सो इट्स एन वेरी इंटरेस्टिंग आर्टिकल. सो प्लीज़ स्टे ट्यून हियर टिल एंड. ठीक है, आपको बहुत अच्छे से ये आर्टिकल समझाया जाएगा. हम बहुत सारा इस पे वोकैबलरी भी करेंगे, इसके रिलेटेड ग्रामर सेक्शन भी होगा. ठीक है, एंड लास्ट में हम एक ऐसे पे भी आपको एक ऐसे टॉपिक भी दिया जाएगा जिस पे आपको लिखना होगा. सो ओवरऑल आपको एक होलसम ये सेशन मिलने वाला है. सो स्टे ट्यून्ड. ओके, सो कमिंग ऑन द टाइटल ऑफ दिस आर्टिकल इज़ हाउ विल ग्लोबल लेऑफ्स इम्पैक्ट इंडिया. ग्लोबल लेऑफ मतलब पूरे दुनिया में जो छटनी चल रही है, छटनी मतलब जो एम्प्लॉयज़ को जो निकाला जा रहा है वो इंडिया को कैसे इम्पैक्ट करेगा. ठीक है, वैश्विक छटनी दैट इज़ ग्लोबल लेऑफ भारत को कैसे प्रभावित करेगी. ठीक है, हाउ डिड मैनी why did many US टेक कंपनीज लेट देयर एम्प्लॉयज़ गो. आखिर क्यों यूएस की जो टेक कंपनीज़ हैं वो अपने एम्प्लॉयज़ को जाने दे रही हैं. व्हाट आर द ट्रेंड्स ऑन जॉब्स. जॉब्स के रिलेटेड क्या ट्रेंड चल रहा है. एट्रिशन. ठीक है, व्हाट आर द ट्रेंड्स ऑन. तो ठीक है, ये ट्रेंड्स ऑन जो है ना ये इन सभी वर्ड्स के लिए कॉमन है. ठीक है, मतलब एट्रिशन के लिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स के लिए, जॉब्स के लिए, तो सभी के लिए ये ट्रेंड्स ऑन कॉमन है. तो हमें ऐसे पढ़ना होगा कि व्हाट आर द ट्रेंड्स ऑन जॉब्स, एट्रिशन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स अमंग आईटी फर्म्स लाइक टीसीएस, इन्फोसिस एंड विप्रो. ठीक है, तो ये ट्रेंड्स ऑन कॉमन है इन सभी के लिए. मतलब हमें ऑथर पूछ रहे हैं. ठीक है, ऐसा ऑथर क्वेश्चन रखने हैं हम सबके सामने कि क्यों यूएस के कंपनीज आखिर जाने दे रहे हैं. आपको पता है एम्प्लॉयज़ को क्यों जाने दे रहे हैं. क्या आपको पता है कि क्या ट्रेंड्स चल रहा है आजकल जॉब को लेके. एट्रिशन मतलब वही हो गया जो अभी छटनी चल रही है, एम्प्लॉयज़ को जो निकाला जा रहा है उसके ऊपर क्या ट्रेंड चल रहा है. ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स क्या क्या हैं आईटी कंपनीज़ के, जैसे कि टीसीएस हो गया, विप्रो हो गया, इन्फोसिस हो गया. क्या आपको इस चीज़ के बारे में पता है. वाई इज़ द स्टार्टअप सेक्टर ऑलरेडी हर्टिंग. स्टार्टअप का जो सेक्टर है वो उस पर क्यों प्रॉब्लम्स आने स्टार्ट हो गई हैं. व्हाट विल हैपन इफ़ वर्ल्ड वाइड रेसेशन सेट्स इन. वर्ल्ड वाइड रेसेशन मतलब दुनिया में जो मंदी आ गई, अगर पूरी दुनिया में मंदी फैल गई. ठीक है, मंदी आ गई, मार्केट्स पूरे मंद पड़ गए, बंद पड़ गए. ठीक है, किसी का बिजनेस चल ही नहीं रहा है, दैट इज़ कॉल्ड एज रेसेशन. तो ऐसा हो गया तो तब क्या करेंगे आप. क्या आपने कभी सोचा है इन सब विषयों के बारे में. ऐसा हमें ऑथर कह रहे हैं. ठीक है, सो मैंने यहाँ आर्टिकल पे कई जगहों पे मैंने हिंदी में भी ट्रांसलेट कर रखा है. मतलब जहाँ पे मुझे लगा कि आपको ये चीज़ें समझने में डिफ़िकल्ट हो सकती हैं तो उस पार्ट को मैंने हिंदी में भी ट्रांसलेट कर रखा है. सो बाकी का तो मैं आपको समझाते चलूँगा. अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो आप हिंदी में से भी पढ़ के समझ सकते हो. ठीक है, ओके, सो लेट्स मूव टू आवर आर्टिकल. द जिस्ट मतलब एक अगर सार देखते हैं हम, ओवरऑल समरी देखते हैं तो अब तक क्या क्या चल रहा है, क्या सिचुएशन है अब तक का. ठीक है, जस्ट मतलब एक समरी टाइप, एक सार. तो आइए हम देखते हैं कि क्या सिचुएशन चल रहा है अब. ओवर द पास्ट 2 मंथ्स मतलब 2 महीने से भी ज़्यादा का समय हो गया है. अ स्लीव ऑफ यूएस मल्टीनेशनल कंपनीज मतलब कई सारी मल्टीनेशनल यूएस के जो कंपनीज़ हैं इंक्लूडिंग टेक जाइंट्स. ठीक है, कई सारी कंपनीज जिनमें टेक जाइंट्स भी हैं जैसे कि अमेज़ॉन हो गया, मेटा हो गया. ठीक है, इंटेल हो गया, ट्विटर हो गया, फाइनेंशियल
बेमूथ्स, फाइनेंशियल बेमूथ्स, बेमूथ मतलब कोई भी एक बड़ा सा जो ऑर्गेनाइजेशन होता है ना, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, हम उसे कहते हैं बेमूथ। मैंने आपको नेक्स्ट पेज पे इसका मीनिंग भी रखा है, समथिंग एनॉर्मस, जो कि बहुत ही बड़ा हो, ठीक है, बेमूथ क्रिएचर। और बेमूथ पर्टिकुलरली हम ऑर्गेनाइजेशन के इस पे जब यूज़ करते हैं तो उसका मतलब होता है कि बहुत ही बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, लार्ज एंड पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन को हम बेमूथ ऑर्गेनाइजेशन के नाम से हम उसे डिनोट करते हैं, ठीक है। ओके, सो या वेट, क्या टेक्निकल ग्लिच आ रहा है, लेट मी सी। ओके, ठीक है जी। तो आइए हम पढ़ते हैं। तो 2 महीने हो गए हैं यूएस के जो कंपनीज हैं, इंक्लूडिंग ये सभी टेक जाइंट्स जो हैं, टेक जाइंट्स कौन से टेक जाइंट्स ये हैं, और बाकी के फाइनेंशियल बेमोथ्स मतलब जो फाइनेंशियली रिलेटेड सर्विसेज जो बड़ी बड़ी कंपनीज प्रोवाइड करती हैं, जैसे कि सिटी एंड मॉर्गन स्टैनले हो गया, C&M, अनाउंस्ड मैसिव ले ऑफ्स। तो ये जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, ये जो टेक जाइंट्स हैं और ये जो फाइनेंशियल बेमोथ्स हैं, इन लोगों ने क्या अनाउंस किया है, ले ऑफ्स, छटनी, एम्प्लॉयज़ को निकालना स्टार्ट कर दिया है, विच क्रॉस 60,000 इन सितंबर एंड अक्टूबर। मतलब 60,000 से भी अधिक लोगों को निकाल दिया गया है सितंबर और अक्टूबर के महीने में, ठीक है। इन सभी कंपनीज़ का अगर हम ले ऑफ्स मिलाएं तो 60,000 का मार्क क्रॉस कर चुका है ले ऑफ्स, ठीक है। न्यूज़ ऑफ ले ऑफ्स, जो ले ऑफ्स की खबर थी इन द इंडियन स्टार्टअप फ्रंट इज़ प्रीडोमिनेंटली इन एडटेक, ठीक है। और हमें जो खबरें आ रही थी कि इंडिया में भी ले ऑफ्स हो रहे हैं, तो वो प्रीडोमिनेंटली मतलब मेजॉरिटीली, ठीक है, अगर उसका मतलब मेजॉरिटीली एडटेक कंपनीज, एडटेक मतलब जो हो गया आपका ये जो ऑनलाइन जो एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, जो ऑनलाइन एजुकेशनल रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं या फिर ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट करते हैं, जैसे कि अनअकैडमी हो गया, बाईजूस हो गया, ठीक है, उन सबको हम एडटेक्स कहते हैं, ठीक है। एडटेक का मतलब होता है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, वो भी आपको मैं आगे पढ़ाऊँगा, उसका मीनिंग भी मैंने मेंशन किया है। तो ठीक है, मतलब अगर मेजॉरिटीली देखें तो ले ऑफ्स एडटेक सेक्टर में हो रहा है इंडिया में, अगर हम इंडिया की बात कंसिडर करते हैं। यूएस में तो टेक जाइंट्स में भी हो रहा है, फाइनेंशियल बेमूथ्स में भी हो रहा है, और मल्टीनेशनल कंपनीज़ में भी हो रहा है, पर इंडिया में पर्टिकुलरली कई ज़्यादा हद तक एडटेक सेक्टर में हो रहा है, ठीक है। A lesser share of the internet users visiting educational websites since the decline of the pandemic is cited as one reason, ठीक है। पैंडमिक था तो सभी को ऑनलाइन पढ़ना था, तो बहुत ज़्यादा उनका क्रेज़ हो रहा था। अब पैंडमिक चला गया है, तो कोविड चला गया है, तो अब पढ़ने के लिए इन वेबसाइट्स पे ज़्यादा लोग नहीं आ रहे हैं, ठीक है, ऐसा ऑथर हमें कह रहे हैं। ड्यूरिंग द अर्लियर ग्लोबल रेसिशंस, मतलब अगर हम पिछला समय देखें तो जब जब दुनिया में मंदी आई थी, रेसिशन आया था, तब वाइल कंपनीज सेल्डम पब्लिकली अनाउंस्ड ले ऑफ, सेल्डम मतलब रेयरली, ठीक है, जो कंपनीज होते हैं वो खुलेआम ऐसे नहीं कहते हैं कि हमने अपने इन सभी एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया, वो एकदम से ऐसे ओपनली नहीं कहते हैं। दे वुड ऑल लुक टू ईज आउट द स्टाफ हु वेर लोअर डाउन द परफॉर्मेंस लैडर, ठीक है। तो वो इस बात का रीज़न दे के एम्प्लॉयज़ को नहीं निकालते हैं कि भाई अब मंदी आ गई है आपको निकालना पड़ेगा, वो इस बात का रीज़न देते हैं कि आपकी परफॉर्मेंस लो है कंपनी में, आप अच्छे से काम नहीं कर पा रहे हो, आपका कंट्रीब्यूशन उतना कंपनी में नहीं है, हम इसीलिए निकाल रहे हैं आपको, ठीक है। ये एक प्रोफेशनल वे में आपको निकालने का एक तरीका होता है, ठीक है। तो उनका आपका परफॉर्मेंस लो है, ठीक है, परफॉर्मेंस लैडर मतलब आपका परफॉर्मेंस उस हद तक नहीं है कि हम आपको रख सकें, इसलिए हम आपको निकाल रहे हैं, ठीक है। तो अर्लियर जो भी रिसेशन आया था, तो पब्लिकली ऐसे कंपनीज नहीं कहते थे कि मंदी आ गई हम इसलिए निकाल रहे हैं, कंपनीज ऐसे कहती हैं कि आपका परफॉर्मेंस लो है इसलिए हम आपको निकाल रहे हैं, ऐसे कह के निकाल दिया जाता है। अब तक जो हमने मंदी देखी थी वर्ल्ड में, अब तक जो पिछले समय अगर हम देखें तो कंपनीज दैट वेयर इन पर्टिकुलरली बैड पैच कट बेंच स्ट्रेंथ, ठीक है, जो कंपनीज जो हैं वो पर्टिकुलरली बैड पैच मतलब डिफ़िकल्ट टाइम में, अगर वो मुश्किल समय से गुजर रही हैं तो
वो क्या करते हैं, कट बेंच स्ट्रेंथ। कट बेंच स्ट्रेंथ मतलब होता है अपने एम्प्लॉयज़ को वो निकाल देती हैं, ठीक है। मतलब बेंच स्ट्रेंथ मतलब आपके जो कंपनी में कितने लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, हम उसे कहते हैं बेंच स्ट्रेंथ। एट प्रेजेंट कितने लोग काम कर रहे हैं उसे हम हेड काउंट भी कहते हैं, ठीक है। तो वो ऐसे कह के कि आपका परफॉर्मेंस लो है कंपनी में, उतना अच्छा नहीं है, ये कह के हमें निकाल दिया जाता है। तो ये हो गया समरी ओवरऑल। अब हम पर्टिकुलरली देखते हैं कि क्या हो रहा है। द स्टोरी सो फार, अब तक की कहानी क्या चल रही है। हमने ये पढ़ा पास्ट 2 मंथ से इन सभी को ये सभी कंपनीज निकाल रही हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ग्लोबल प्लेसमेंट एंड कोचिंग फर्म, मतलब इनके हिसाब से ग्लोबल प्लेसमेंट एंड कोचिंग फर्म, ये जो संस्था है, इसके हिसाब से ये क्या बताती है हमें। द ले ऑफ क्रॉस्ड 60,000 इन सितंबर और अक्टूबर, ठीक है, ये हमने पहले पैराग्राफ में पढ़ा। 60,000 से अधिक लोगों को निकाल दिया गया है। दीज डेवलपमेंट्स आर बॉन्ड टू हैव एन इम्पैक्ट ऑन इंडियाज़ एक्सपोर्ट प्रोस्पेक्टस, ठीक है। मतलब जो एक्सपोर्ट, जो हमारे इंडिया से माल जाता है दूसरे देशों को, उसे हम कहते हैं एक्सपोर्ट। और इम्पोर्ट हम किसे कहते हैं, जब अगर हम दूसरे देशों से कुछ सामान परचेज़ करते हैं तो उसे कहते हैं इम्पोर्ट, ठीक है। तो अब ये ले ऑफ्स का इम्पैक्ट किस पे पड़ेगा, एक्सपोर्ट्स पे, ठीक है। मतलब जब कंपनी मंदी से गुज़र रही है, उसके पास पैसा ही नहीं होगा और अपने एम्प्लॉयज़ को ही जब वो निकाल दे रही है, तो हमसे सामान क्या क्या खाक ही वो लोग परचेज़ करेंगे। तो इसलिए ऑथर हमें कह रहे हैं कि हमारे एक्सपोर्ट्स पे भी वो उसका इफ़ेक्ट पड़ सकता है, स्पेशली इन द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर, आईटी सेक्टर में स्पेशली इम्पैक्ट पड़ सकता है, ठीक है। और बेहमूद का मीनिंग मैंने आपको बताया था, स्पेशली पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, हमने यहाँ पे पढ़ा था ना, फाइनेंशियल बेहमूद्स, ठीक है। होप दिस पैराग्राफ इज़ क्लियर टू यू। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो मैंने उसको हिंदी में भी इसे ट्रांसलेट करके रखा है, यू कैन रीड इट फ्रॉम हेयर, ठीक है, ओके। तो अब हम आते हैं अपने अगले पैराग्राफ की ओर। वाई आर द ले ऑफ्स बिकमिंग कॉमन, ठीक है, इतने आम तौर पे क्यों ले ऑफ्स हो रहे हैं, क्यों इतने कॉमन हो गए हैं ले ऑफ्स। अल्फ़ाबेट सीईओ सुंदर पिचाई, ठीक है, अल्फ़ाबेट क्या है, अल्फ़ाबेट गूगल की पेरेंट कंपनी है। आपको अगर पता नहीं है तो बता देता हूँ मैं कि अल्फ़ाबेट आईएनसी जो है ये कंपनी है, ये गूगल की पेरेंट कंपनी है, ठीक है। तो इसके जो सीईओ हैं सुंदर पिचाई हैड वार्नड, उन्होंने वार्न किया है हम सबको, ऑफ अ कमिंग विंटर, मतलब जो विंटर सेशन जो स्टार्ट होगा, ठीक है, ऑफ अ कमिंग विंटर सेशन इन टेक सेक्टर अर्लियर दिस ईयर, मतलब टेक सेक्टर के लिए ये बहुत ही मुश्किल भरा समय होगा जब विंटर सीजन आएगा। इन एन ऑल हैंड्स मीटिंग इन सितंबर दिस ईयर, वन ऑफ द responses टू स्टाफ क्वेरीज ऑन बजट कट्स was, ठीक है। तो सुंदर पिचाई की कोई स्टाफ, मतलब उनके ऑफिस के जो ऑफिशियल्स थे, उन्होंने पूछा एक मीटिंग में कि स्टाफ क्वेरीज, मतलब उन्होंने इंक्वायरी की उनके स्टाफ ने कि बजट कट्स, बजट में क्यों कमी दिखाई दे रही है, ठीक है, जितना बजट प्लान किया जाता है हर साल, उसमें कमी इस साल क्यों दिखाई दे रही है। तो उन्होंने सुंदर पिचाई जी ने कहा कि वी डू नॉट गेट टू चूज़ द मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस ऑलवेज, ठीक है, मतलब हमेशा ही जो मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस होती हैं, अगर आपने इकोनॉमिक्स अपने पढ़ा हो 11th-12th में, और अब अगर आपको अच्छे से याद हो तो इकोनॉमिक्स में 2 पार्ट्स होते थे, एक होता था माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक होता था मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स उसमें कौन से टॉपिक्स कवर होते थे, माइक्रो इकोनॉमिक्स में जैसे कि हम देख सकते हैं डिमांड हो गया, सप्लाई हो गया, ठीक है, डिमांड कर्व, सप्लाई कर्व, तो ये सब चीज़ें होती थी माइक्रो इकोनॉमिक्स में। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, अपना जीडीपी हो गया, एम्प्लॉयमेंट सेक्टर हो गया, ठीक है, पर कैपिटा इनकम हो गया, नेशनल इनकम हो गया। तो
ये सभी एस्पेक्ट्स कवर होते थे मैक्रो इकोनॉमिक्स में, ठीक है। तो अब ये जो ले ऑफ्स वाला पॉइंट है ना, ये मैक्रो इकोनॉमिक में है। तो जैसे कि मैंने आपको कहा जीडीपी हो गया, बजट हो गया, पर कैपिटा इनकम, ये सब मैक्रो इकोनॉमिक है। तो स्टाफ की इंक्वायरी में सुंदर पिचाई जी कहते हैं ये जो बजट कट है ना, तो ये मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशन के अंडर आता है, और हमेशा हमारे पास चॉइस नहीं रहती है कि हमेशा हमारी माइक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस जो वो हमारे हिसाब से हो और हमारे फेवर में हो, हमेशा ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। अ पोटेंशियल इकोनॉमिक रेसिशन इज़ अ बिग रेड फ्लैग, ठीक है। तो सुंदर पिचाई जी कहते हैं इससे आगे, और क्या वो कहते हैं, एक ऐसी संभावना है कि इकोनॉमिक रेसिशन आ सकता है आने वाले दिनों में, आर्थिक मंदी आ सकती है, इज़ अ बिग रेड फ्लैग। तो ये बहुत ही खतरे का संकेत है। बिग रेड फ्लैग मतलब ये एक खतरे की बात है, खतरे का संकेत है, सिग्नल है कि आगे जो रेसिशन आएगा ये बहुत ही भयानक होगा, ठीक है। विथ इन्फ्लेशन सोरिंग, इन्फ्लेशन महंगाई जो है वो सोरिंग मतलब बढ़ती ही चली जा रही है। सोर होना मतलब बढ़ते चले जाना, सोरिंग इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। पूरे विश्व में कई जगहों पे इन्फ्लेशन बढ़ती चली जा रही है। सेंट्रल बैंक्स हैव बीन स्क्रैम्बलिंग, ठीक है। स्क्रैम्बलिंग का मतलब बोलना रेंगना, ठीक है। टू मूव और क्लाइंब क्विकली बट विथ डिफ़िकल्टी, मतलब वो रेंग रही है, यहाँ पे सेंट्रल बैंक्स रेंग रही हैं, मतलब उनको बहुत ही प्रॉब्लम हो रहा है। जो कंट्रीज़ के सेंट्रल बैंक है, सेंट्रल बैंक क्या हो गया है, मेन बैंक जो होता है जो सभी इकोनॉमिक एक्टिविटी को, बैंकिंग एक्टिविटी को, पॉलिसी मेकिंग को अपने कंट्रोल में रखते हैं, कंट्रोल करते हैं, बनाते हैं, पॉलिसीज़ को फ्रेम करते हैं, सेंट्रल बैंक। जैसे इंडिया का आरबीआई हो गया, ठीक है, दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ सेंट्रल बैंक। तो देश के जो कई सारे देशों के जो सेंट्रल बैंक्स हैं उनको डिफ़िकल्टी हो रही है सिंस मार्च दिस ईयर, मार्च से ही उनको डिफ़िकल्ट हो रही है। तो आपको रेन इन ऐसे कनेक्ट करके पढ़ना है, रेन इट इन करके कुछ नहीं होता है। अगर आप ऐसे पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो ये आपको ग्रामर ऑब्जर्व कराना है। रेन इन ऐसे कनेक्ट करके पढ़ना है। रेन इन बाय इंक्रीजिंग द रेट्स एज टू मेक इट मोर कॉस्टली टू बोरो एंड कंज्यूम, ठीक है। तो वो स्ट्रगल कर रही हैं, मुश्किल हो रही है उनको कंट्रोल करने में महंगाई को। तो इससे क्या हो रहा है, जो कि ये जो मुश्किलात हो रही है सेंट्रल बैंक को महंगाई को कंट्रोल करने में, इससे क्या हो रहा है, बोरो करना और कंज्यूम करना और ज़्यादा कॉस्टली हो गया है, ठीक है। मतलब सामान खरीदना अब और ज़्यादा मुश्किल हो गया है, ठीक है। सेंट्रल बैंक्स भी कवर नहीं कर पा रही है इन्फ्लेशन को, तो इसलिए अब महंगाई और बढ़ती जा रही है। सामान को कंज्यूम करना, बोरो करना, बाय करना मुश्किल हो गया है, ठीक है, ऐसा ऑथर कह रहे हैं। दिस विल इवेंचुअली अफेक्ट इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इससे तो साफ साफ है ना, इससे इकोनॉमिक ग्रोथ और जॉब्स पे फ़र्क पड़ेगा। अगर चीज़ें महंगी बिकेंगी, महंगी हो जाएंगी तो लोग सामान ही नहीं खरीदेंगे, तो इससे इकोनॉमिक ग्रोथ कम होगी, कंपनीज़ को प्रॉफिट ही नहीं होगा, कंपनीज़ की सेल्स ही नहीं होगी, उनका सेल्स ही नहीं होगा। तो वो कहेंगे हम इतने लोग को रख के करेंगे क्या, तो ले ऑफ स्टार्ट हो जाएंगे, छटनी स्टार्ट हो जाएगी, तो उनके लोगों के जॉब्स भी चले जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे पूरा इंटर रिलेटेड होता है, ये आपने इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। नेक्स्ट, द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF हैज़ साइटेड फोरकास्ट। साइटेड मतलब उन्होंने ऐसा प्रेडिक्ट किया है, साइट किया है। साइट का हम ऐसे भी मतलब कह सकते हैं कि उन्होंने ऐसा रेफ़र करते हुए अपने एक रेफरेंस में कहा है कि फोरकास्ट जो है उनके सॉरी, उन्होंने जो अपने फोरकास्ट्स किए है, फोरकास्ट मतलब आगे क्या क्या हो सकता है, हम उसे कहते हैं फोरकास्ट करना। तो उन्होंने अपने फोरकास्ट्स का रेफरेंस देते हुए, साइट करते हुए कहा है कि किसके लिए फोरकास्ट किया उन्होंने, ग्लोबल जीडीपी ग्रोथ, पूरे विश्व का जो जीडीपी ग्रोथ है 2022 और 2023 के लिए वो ग्लूमी रहेगा। ग्लूमी मतलब अनक्लियर, ठीक है, स्पष्ट नहीं है किस देश का जीडीपी कितना ग्रो कर सकता है, बहुत ही अंधकार में है, ठीक है। हम क्लियरली नहीं कह सकते हैं कि ग्रो करेगा भी या नहीं, गिवन द पैंडमिक एंड ऑन गोइंग रशिया यूक्रेन वॉर, ठीक है। पैंडमिक हम देख सकते हैं कि फिर से कई देशों में फिर से वी हैव
ऑब्जर्विंग द लॉकडाउन्स, चाइना में लॉकडाउन्स चल रहे हैं एंड ऑल, और ये जो रशिया यूक्रेन का वार चल रहा है, सो इसके चलते हुए जो जीडीपी ग्रोथ होगा पूरे विश्व के लिए, ग्लोबल जीडीपी ग्रोथ, तो वो ग्लूमी रहेगा, अंधकार में रहेगा, ठीक है, अनक्लियर रहेगा। सेटिंग असाइड 2008 क्राइसिस नंबर्स, तो अगर हम जो 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस, फाइनेंशियल रेसेशन आया था, जी हाँ 2008 में भी रेसेशन आया था, तो अगर हम उस फिगर्स को अलग एक तरफ रखते हैं तो एस्टिमेट्स फॉर दिस कैलेंडर एंड नेक्स्ट बाय द आईएमएफ आर द वीकेस्ट सिंस 2001। तो इस साल के जो एस्टिमेट्स हैं, मतलब इस साल का जो जीडीपी का ग्रोथ है, एस्टिमेट करना मतलब हमने एक ऐसा अनुमान लगाया होता है कि हाँ इस दर से हमारे जीडीपी की ग्रोथ होगी, तो वो जो दर है, वो जो हमने एस्टिमेट किया है कि हाँ इतना % ग्रोथ होगा, तो इस साल के लिए दिस कैलेंडर एंड द नेक्स्ट, मतलब इस साल का और आने वाला अगला साल जो होगा वो वीकेस्ट है, मतलब सबसे कमज़ोर है, सबसे कम है सिंस 2001। तो 2008 को अगर हम उस एक साल को छोड़ते हैं तो उसमें तो रेसेशन ही था, तो अगर हम उस चीज़ को कंसिडर नहीं करते तो बाकी सब सालों में से ये जो आने वाला साल होगा और इस साल की जो जीडीपी ग्रोथ होगी वो सबसे वीक रहेगी, कमज़ोर रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट, वाई डू यूएस सीईओज, व्हाट डू यूएस सीईओज सेइंग फील अबाउट द कमिंग मंथ्स। तो यूएस के जो सीईओज हैं कंपनीज के, वो क्या फील कर रहे हैं, वो क्या सोचते हैं आने वाले महीनों के बारे में। द कॉन्फ्रेंस बोर्ड मेजर ऑफ सीईओ कॉन्फिडेंस, तो ये जो एक है उनकी जो संस्था है सीबीई करके, ठीक है, उनके जो सीईओ हैं उन्होंने कहा है कि शोड टॉप होनाक्योस का मतलब होता है अ लीडर और मैनेजर, ठीक है, द पर्सन इन चार्ज, मतलब जो टॉप ऑफिशियल्स हैं इन द वेस्ट, मतलब जो टॉप कंपनीज हैं वेस्ट के, haven't been this downbeat since 2007 to 2009 recession, मतलब जो 2000 और 2007 में रेसेशन आया था उसके बाद से जो अब तक का अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो ये जो टॉप कंपनीज़ हैं, ये जो सीईओज़ हैं ना कंपनीज़ के, वो इतना उन्होंने डाउन फील नहीं किया है। डाउन बीट मतलब पेसिमिस्टिक और ग्लूमी, ठीक है। पेसिमिस्टिक मतलब पेसिमिस्ट का मतलब होता है हकारात्मक हो गए हैं वो, ऑप्टिमिस्टिक मतलब पॉजिटिव सोचना, अच्छा सोचना। पेसिमिस्ट का ऑप्टिमिस्ट का अपोजिट होता है पेसिमिस्टिक, ठीक है। एंड ग्लूमी मतलब डार्क, अंधकार, अनक्लियर। तो ये जो द कॉन्फ्रेंस बोर्ड मेजर के जो सीईओ है ना, वो कहते हैं कि हमने 2007 और 2009 के रेसेशन का अगर हम उसके बाद का समय देखें तो यूएस के जो वेस्टर्न कंट्रीज़ के जो सीईओज़ हैं, जो बड़े बड़ी कंपनीज़ हैं, इतने अनक्लियर और इतने हकारात्मक हमने कभी भी नहीं देखे हैं 2007 और 9 के रेसेशन को अगर हम छोड़ते हैं तो, ठीक है उनको। नेक्स्ट, द सर्वे आस्क्ड, तो एक सर्वे हुआ था उसमें पूछा गया था 136 सीईओ से कि व्हाट इकोनॉमिक कंडीशंस दे आर प्रिपेयरिंग टू फेस ओवर द नेक्स्ट 12 to 8 months। तो उन्होंने उस सर्वे में पूछा था कि 136 सीईओज़ के ऊपर ये सर्वे किया गया था, उनसे पूछा गया कि आने वाले 12 से 18 महीनों में आप क्या सोचते हो, कैसे रहेंगे आने वाले 12 से 18 महीने, और उसके बारे में आप क्या सोचते हो। तो उन्होंने कहा एज ओवरवेलमिंगली मतलब एक बड़ा अमाउंट, ठीक है, एक बड़ा चंक, मतलब मेजॉरिटीली सभी ने ये कहा कि 98%, मेजॉरिटी मतलब कितना प्रतिशत, कई हद तक तो हम कह रहे हैं, कई हद तक मतलब कितना प्रतिशत, तो उन्होंने एक्यूरेटली बताया कि 98% सीईओज़ ने कहा कि सेड दे वर प्रिपेयरिंग फॉर अ यूएस रेसेशन। तो उन्होंने कहा कि यूएस में तो भाई आर्थिक मंदी आने ही वाली है, तो उसके लिए तैयार ही हैं यूएस रेसेशन के लिए, ठीक है। मतलब अगर वो यूएस से होंगे सीईओज़ तो वो श्योर हैं कि भाई यूएस में तो रेसेशन आने वाला है और हम उसके लिए अभी से ही प्रिपेयर हो रहे हैं। वाइल 99% सेड दे वर प्रिपेयरिंग फॉर एन ईयू रेसेशन, ईयू मतलब यूरोपियन यूनियन रेसेशन, ठीक है। मतलब यूएस में भी रेसेशन आने वाला है, आर्थिक मंदी आने वाली है, और यूरोपियन यूनियन में भी, मतलब यूरोप के जो कंट्रीज़ हैं
उसमें भी रेसेशन आर्थिक मंदी आने वाली है, तो हम उसके लिए अभी से ही तैयार हो रहे हैं। मतलब आने वाले 12 से 18 महीनों में यूएस में भी मंदी आएगी और यूरोप में भी मंदी आएगी, ठीक है। और इसका मेन रीज़न किसको जाता है इस मंदी का? रशिया और यूक्रेन में जो वार चल रहा है ना, उसका उसी का ये रीज़न है कि वहाँ पे आर्थिक मंदी आ सकती है, ठीक है। ओके, अब हम आते हैं इंडियन सिनेरियो की तरफ। व्हाट इज़ द आउटलुक फॉर द इंडियन आईटी इंडस्ट्री? तो इंडियन आईटी इंडस्ट्रीज जो हैं वो इसके बारे में क्या सोचती हैं? द इंडियन आईटी सर्विस फर्म्स आर अमॉन्ग द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर्स इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड एनी ग्लोबल इकोनॉमिक ट्रेंड इज़ बॉर्न टू हैव एन इम्पैक्ट ऑन द ग्रोथ प्रोजेक्शंस, ठीक है। तो इंडिया का जो आईटी सेक्टर है वो लार्जेस्ट एम्प्लॉयर्स है, मतलब कई ज़्यादा हद तक वो हमें इंडिया में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं अगर हम ऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करें तो, ठीक है। और ग्लोबल इकोनॉमिक ट्रेंड मतलब पूरे विश्व में अगर कुछ आर्थिक घटना होती है, पूरे विश्व में अगर कुछ रेसेशन आता है तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट इंडिया पे भी पड़ेगा, इंडिया के ग्रोथ प्रोजेक्शंस पे भी पड़ेगा, ठीक है। मैनेजमेंट लुक एट हेडकाउंट नंबर्स, हेडकाउंट मतलब एट प्रेजेंट हमारे पास कितने एम्प्लॉयज़ हैं, तो मैनेजमेंट इस पे ज़्यादा फोकस कर रहा है अब। क्रिटिकली व्हेन headcount numbers critically when they want to cut costs and protect the profit margins as they are accountable to the investors, ठीक है। मतलब यहाँ पे मैनेजर्स जो मैनेजमेंट है अब वो क्या सोच रहे हैं कि अभी भाई आर्थिक मंदी आ रही है, इंडिया में भी उसका इफ़ेक्ट हमें दिख रहा है, तो वो जो हेड काउंट मतलब अब एट प्रेजेंट जो है ना, जो उनके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, तो अब वो उनको भी निकालने की सोच रहे हैं। क्यों निकालने की सोच रहे हैं? अब भाई मंदी आ गई है तो खर्चे बढ़ गए हैं, तो हमें खर्चे कम करने हैं, तो कट कॉस्ट अपने खर्चों को कम करने के लिए और अपने प्रॉफिट्स को बनाए रखने के लिए वो अब एम्प्लॉयज़ को निकालेंगे। क्यों प्रॉफिट्स को मेंटेन करके रखना है? क्योंकि तो वो भी जो मैनेजमेंट भी है वो भी अकाउंटेबल है ना अपने इन्वेस्टर्स के लिए। अगर खर्चे ही बढ़ते जाएंगे, प्रॉफिट मार्जिन्स कम होता जाएगा, सिर्फ एम्प्लॉयज़ को वो काम कम होगा एम्प्लॉयज़ का और उनको सैलरी इतनी ज़्यादा दी जाएगी, तो जाहिर सी बात है ना कि बहुत ज़्यादा खर्चा इनकर होगा। तो मैनेजमेंट अब इस पे ज़्यादा फोकस कर रहा है इंडिया में। इंडिया के जो आईटी मैनेजर्स हैं वो अब इस पे फोकस कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हम अपने एम्प्लॉयज़ को निकाल दें और अपने कॉस्ट को कट करें, ठीक है, अपने एक्सपेंसेस को कट करें, ठीक है। दो देर इज़ंट अ डिस्क्रनेबल ट्रेंड येट, डिस्क्रनेबल मतलब एबल टू बी परस्यूड बाय सेंस। अभी हालांकि अगर हम देखते हैं तो ऐसा कुछ ट्रेंड तो दिखाई नहीं दे रहा है कि निकालना पड़े सभी लोगों को इंडिया में, ऐसा कुछ तो सेंस हम नहीं कर पा रहे हैं येट। पर कॉन्ट्रास्ट है, ठीक है, यहाँ पे। पर फिर भी देर आर फ्यू साइंस विच में सिग्नल, पर ऐसे कुछ संकेत मिल रहे हैं कि व्हाट इज़ टू बी एक्सपेक्टेड इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। तो आगे कुछ आने वाले महीनों में क्या क्या हो सकता है, ऐसे संकेत हमें मिल रहे हैं, ठीक है। मतलब जैसे यूएस में रेसेशन हो सकता है, ईयू में रेसेशन, तो उसका इम्पैक्ट इंडिया में पड़ेगा। तो ना चाहते हुए भी इंडियन कंपनीज़ को भी ले ऑफ्स करने पड़ेंगे, छटनी करनी पड़ेगी, ठीक है। ऐसा हाल फिलहाल तो नहीं दिख रहा है डिस्क्रनेबल, मतलब अब के समय पे तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है होगा, पर ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि कुछ ना कुछ तो आर्थिक घटना होने वाली है आने वाले महीनों में। ऑल टॉप कंपनीज एक्सपेक्ट विप्रो सॉ अ राइज इन द रेवेन्यू एंड नेट प्रॉफिट। तो जो भी टॉप कंपनीज है विप्रो को छोड़ के बाकी सभी ने नेट प्रॉफिट में उनकी बढ़ोतरी हुई है। विप्रोज नेट प्रॉफिट स्लाइड 9% फ्रॉम अ ईयर अर्लियर फॉर द क्वार्टर एंडेड सितंबर। तो 9% से विप्रो का प्रॉफिट गिर गया अगर हम पिछले साल का सितंबर एंड क्वार्टर कंपेयर करें इस साल से, तो उनका 9% तक प्रॉफिट कम हो गया है, ठीक है। द एट्रिशन रेट्स और द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ पर 100 क्विटिंग ऑन देयर ओन। एट्रिशन मतलब कितने लोग क्विट कर रहे हैं जॉब को, उसे हम कहते हैं एट्रिशन। तो अगर हम हर 100 एम्प्लॉयज़ में से कितने लोग क्विट कर रहे हैं अगर वो हम देखते हैं, तो ऑफ द टॉप 2 फर्म्स TCS एंड इन्फोस शोज दैट दीज रेट्स आर स्टिल हाई। मतलब इन्फोसिस और इसमें
TCS में एम्प्लॉयज़ छोड़ के जा रहे हैं, क्विट कर रहे हैं वो लोग जॉब, ठीक है, खुद से ही वो क्विट कर रहे हैं, विच मीन्स दैट देर इज़ इनफ बिजनेस फॉर द सेक्टर फॉर कॉम्पिटिटर्स टू ड्रॉ अवे एम्प्लॉयज़ विद द प्रॉमिस ऑफ हायर सैलरीज। ठीक है, अगर हम अब का समय देख रहे हैं एट प्रेजेंट सिचुएशन, तो ऐसा लग रहा है कि जो ये एम्प्लॉयज़ है अभी भी अगर वो खुद से छोड़ के जा रहे हैं, मतलब बाकी कंपनीज़ उन्हें अच्छी सैलरीज प्रोवाइड कर रही है और अपने तरफ आकर्षित कर रही है। तो हाल फिलहाल ऐसी कुछ इकोनॉमिक रिसेशन वाला तो नहीं लग रहा है, पर आने वाले महीनों में हो सकता है ऐसा कुछ। ठीक है, एट इन्फोसिस की बात करें तो एट्रिएशन रेट डिक्लाइन मार्जिनली टू 27.1% इन जुलाई टू सितंबर फ्रॉम 28.4%। मार्जिनली मतलब बहुत ही कम अमाउंट से, कम अंतर से वो कम हुआ है इन्फोसिस में। मतलब लोगों के छोड़ के जाने का रेट जो है वो 28.4% था, सितंबर में आके वो जुलाई में 28 था, सितंबर में वो कम होके 27 आ गया। ठीक है, इन द प्रीवियस अप्रैल टू जून क्वार्टर। ठीक है, मतलब बस कम हो गया है। एट TCS, अगर हम TCS की बात करें तो वहाँ पे क्या है, एट्रिएशन रेट crept up to 21.5% in the July-September quarter from 19.7% between April and June। तो अप्रैल एंड जून में वो 19.7% था, लोग क्विट कर रहे थे TCS में से। पर 100 एम्प्लॉयज़ में से 19% लोग क्विट कर रहे थे, और वो बढ़ के क्या हो गया, 21% हो गया जुलाई सितंबर का क्वार्टर में। ठीक है, एज़ फॉर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, और अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की तरफ अगर हम ध्यान रखते हैं तो इन्फोसिस सॉ इट्स OPM इम्प्रूव टू 21.5% इन सितंबर फ्रॉम 20% इन जून एंड अप्रैल। तो इन्फोसिस का प्रॉफिट मार्जिन कितना था, अप्रैल और जून में 20% था, वो बढ़ के 21.5 हो गया। और both 3 month and 6 month OPMs had dipped compared to a year earlier। ठीक है, पर अगर हम 3 महीने और 6 महीने का एक साथ का अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखते हैं तो वो गिर गया है एज़ कम्पेयर टू ईयर अर्लियर। मतलब अगर हम पिछले साल के फिगर्स को कंपेयर करें तो वो गिर गया है। TCS सॉ इट्स OPM रेट्स राइज। ठीक है, TCS के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा है टू 24% हो गया है अब इन 3 months एंडेड सितंबर कंपेयर टू लास्ट क्वार्टर 23%। लास्ट पिछले क्वार्टर में TCS का OPM 23% था, अब इस महीने बढ़ के 31% हो गया है। ठीक है, मीडिया रिपोर्ट्स हैव सेड दैट इन्फोसिस एम्स टू पे आउट 60% ऑफ द वेरिएबल पे टू एम्प्लॉयज़ फॉर जुलाई सितंबर क्वार्टर। ठीक है, मतलब अगर हम इन मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इन्फोसिस एम्स टू पे, मतलब वो पे करता है 65% ऑफ द वेरिएबल पे टू एम्प्लॉयज़। ठीक है, वेरिएबल पे होता है मतलब आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने जो कंट्रीब्यूट किया होता है उसके लिए जो आप उनको पैसे देते हो उसको, इन शॉर्ट सैलरी। ठीक है, तो इन्फोसिस अपने प्रॉफिट्स का 65% देता है सैलरीज में जुलाई और सितंबर के क्वार्टर पे, कंपेयर्ड विथ 70% इन द अप्रैल जून क्वार्टर। ठीक है, मतलब 70% तक जो ओवरऑल प्रॉफिट था 70% तक का जो अमाउंट होता था वो सैलरीज में चले जाता था इन्फोसिस का, पर वो अब 65% हो गया है जुलाई और सितंबर में। ठीक है, मतलब क्लियर सी बात है कि एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया गया है, इसीलिए उनकी सैलरी भी, जो सैलरी की तरफ उनका एक्सपेंस होता है वो कम हो गया है। ठीक है, बिकॉज ऑफ प्रेशर ऑन मार्जिन्स। ठीक है, प्रेशर ऑन मार्जिन्स मतलब प्रॉफिट्स की तरफ देखना है, खर्चे कम करने हैं, इसीलिए एम्प्लॉयज़ को भी निकाल दिया गया है। ठीक है, ये क्लियर संकेत दे रहा है हमें। ठीक है, व्हाट अबाउट स्टार्टअप्स। अब इंडिया के IT के फॉर्म्स तो हमने जान लिया, फ़िलहाल तो ऐसा कुछ समरी बता देता हूँ मैं आपको इस पेज की। अभी फ़िलहाल तो कुछ नहीं दिख रहा है येट, पर आगे कुछ आने वाले समय में ऐसा हो सकता है कि इंडिया में भी इकोनॉमिक क्राइसिस आ सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं इंडिया के स्टार्टअप्स की ओर।
न्यूज़ ऑफ ले ऑफ्स इन द इंडियन स्टार्टअप फ्रंट इज़ प्रीडोमिनेंटली इन एडुटेक। प्रीडोमिनेंटली मतलब मेनली एडुटेक्स में निकाल दे रहे हैं, ले ऑफ्स छटनियाँ एडटेक में हो रही है। एडुटेक मतलब शॉर्ट फॉर एजुकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। एडटेक मतलब एजुकेशन टेक्नोलॉजी का वो शॉर्ट फॉर्म है। इट रेफर्स टू न्यू टेक्नोलॉजिकल इम्प्लीमेंटेशंस, ठीक है, नए नए इम्प्लीमेंटेशंस करना टेक्नोलॉजिकल। किस चीज़ में टेक्नोलॉजिकल इम्प्लीमेंटेशंस करना, नए नए क्लासरूम में, ठीक है, मतलब पढ़ाई के रिलेटेड जो जो नए टेक्नोलॉजिकल इम्प्लीमेंटेशंस होते हैं उसे हम कहते हैं एडुटेक, ठीक है। इन क्लासरूम टैबलेट्स, ठीक है, इंटरैक्टिव प्रोजेक्शन स्क्रीन्स हो गए, क्लासरूम में टैबलेट्स इंट्रोड्यूस करना, वाइट बोर्ड्स इंट्रोड्यूस करना, ऑनलाइन कंटेंट डिलीवरी मतलब ऑनलाइन पढ़ाना, एंड MOOCs, ठीक है। तो ये सभी एग्जांपल्स हो गए हैं एडुटेक के, ठीक है। मतलब ओवरऑल ऑनलाइन जो भी पढ़ाई के रिलेटेड चीज़ें होती हैं, नए नए इन्वेंशंस होते हैं, उसे कहते हैं हम एडुटेक, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। तो इस सेक्टर में ज़्यादातर ले ऑफ्स देखे गए हैं, ठीक है। अ लेसर शेयर ऑफ इंटरनेट यूजर विजिटिंग एजुकेशनल वेबसाइट सिंस द डिक्लाइन ऑफ द पैंडमिक इज साइटेड एज वन रीज़न। पैंडमिक कम हो गया, पैंडमिक के समय में हर कोई ऑनलाइन पढ़ रहा था, अब पैंडमिक कम हो गया है तो वो लोग ऑनलाइन प्रेफर नहीं कर रहे हैं। तो ये भी एक रीज़न देखा गया है कि बच्चे आ ही नहीं रहे तो वो पढ़ाएंगे क्या, अब पढ़ाएंगे नहीं तो उसमें इतनी लोगों को भी ज़रूरत नहीं होगी, तो लोगों को वो एडटेक कंपनीज निकाल दे रहे हैं, ठीक है। टीचर्स को निकाल दिया गया है, बाकी के कंटेंट राइटर्स जो भी उस फील्ड में हैं उनको निकाल दिया जा रहा है। द इंडियन स्टार्टअप ले ऑफ ट्रैकर बाय INC42 शोड, ठीक है, मतलब इंडियन स्टार्टअप जो स्टार्टअप्स में ले ऑफ्स होते हैं उसकी जो एक उनका जो डेटा ये INC24 है वो ट्रैक करता है, वो रिकॉर्ड करता है। उसमें क्या दिखाया गया है, उसमें पाया गया है कि मोर देन 15,700 एम्प्लॉयज़ हैव बीन लेड ऑफ इन 2022 गिवन टाइटनिंग फंडिंग कंडीशंस, ठीक है। मतलब 2022 में फंड्स की जो कमी है इसके चलते 15,700 एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया गया है इंडिया के एडटेक सेक्टर में से, ठीक है। फंडिंग मतलब पैसों की कमी के चलते 15,700 एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया गया है। बायजूस हो गया, चार्ज भी हो गया, कार्स24, ओला, इनोवेकर, उड़ान, अनअकैडमी, वेदांतु, ठीक है। मेजॉरिटी इसमें जो नेम्स है जैसे कि बायजूस हो गया, वेदांतु हो गया, अनअकैडमी हो गया, तो ये सब एडटेक कंपनीज है, ठीक है। आर द नेम्स दैट हैव बीन इन द न्यूज़ फॉर ले ऑफ्स अकॉर्डिंग टू INC24। तो इस कंपनी के अकॉर्डिंग, INC24 के अकॉर्डिंग जो इन्होंने ट्रैक किया था डेटा, इन सभी कंपनीज़ में जो कि मेजॉरिटीली एडटेक है, इन सभी में निकाल दिया गया है एम्प्लॉयज़ को, ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ, व्हाट हैपेंड इन इंडिया ड्यूरिंग अर्लियर ग्लोबल रेसेशंस, ठीक है। अब तक का तो हमने देख लिया कि आगे ऐसे से होने वाला है। पिछला जो समय था, पिछले बार जब आर्थिक मंदी आई थी ग्लोबली पूरे विश्व में, तब इंडिया में क्या हुआ था, आइए देखते हैं उसे हम। ड्यूरिंग अर्लियर ग्लोबल रेसेशंस, पिछले समय जब आर्थिक मंदी आई थी पिछले बार, वाइल कंपनीज सेल्डम पब्लिकली अनाउंस ले ऑफ्स, कंपनीज रेयरली ऐसे कहती थी, पब्लिकली अनाउंस करती थी कि हमने एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया है। दे वुड ऑल लुक टू ईज आउट स्टाफ, वो क्या करती थी, अपने स्टाफ्स को ये कहकर निकाल देती थी हु आर लोअर डाउन द परफॉर्मेंस लैडर, मतलब जो जिनका परफॉर्मेंस कम है वो ऐसे कहती थी कि वो कुछ टेस्ट वगैरह करती थी, और उसके बाद अगर उनको लगता था कि हाँ ये एम्प्लॉय थोड़ा कम एफिशिएंट है तो वो ऐसे कह देती थी कि आपका एफिशिएंसी कम है इसलिए हम आपको निकाल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आर्थिक मंदी आ गई है इसलिए हम आपको निकाल रहे हैं, नहीं। उनको क्या कह के निकाला जाता था, आप आपने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है इसलिए हम आपको निकाल रहे हैं कंपनी में, ठीक है। कंपनीज दैट वेयर इन अ पर्टिकुलर बैड पैच, मतलब कंपनीज स्पेशली पर्टिकुलरली जो मुश्किल समय से चल रही थी, मतलब मुश्किल समय मतलब जिनको पैसों की कमी थी, वो कट द बेंच स्ट्रेंथ, मतलब अपने जो एम्प्लॉयज़ थे वो उनको इस तरीके से वो निकाल देते कि आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है। देन अगेन इफ़ अ पर्सन वॉज अबाउट अ मंथ ओल्ड ऑन द बेंच विदाउट प्रोजेक्ट्स, ठीक है, मतलब अगर, ठीक है, उन्होंने जो जिन एम्प्लॉयज़ को उन्होंने रिटेन किया है, जिन लोग को रखा है, अगर वो पिछले 1 महीनों से किसी प्रोजेक्ट पे काम नहीं कर रहे हैं तो उनको क्या किया जाता था
ही और शी में हैव बीन आस्क्ड टू साइन अप फॉर सम ट्रेनिंग कोर्सेज, ठीक है। तो उन्हें क्या कहा जाता था कि हाँ ठीक है, अब आप खाली बैठे हो तो हमारी कंपनी की तरफ से आप ट्रेनिंग कोर्सेज कर दो हमारे बिहाफ पे, ठीक है। लोगों के लिए ट्रेनिंग कोर्सेज कंडक्ट कीजिए आप लोग, ठीक है। ऐसे कह के उनसे काम करवाया जाता था, ठीक है। If the professional spent more than 3 months on the bench and had not landed a project, the system itself would ease him or her out, ठीक है। अगर 1 महीने से वो खाली बैठे हैं एम्प्लॉयज़, तो उन्हें ट्रेनिंग करवाने के लिए, ट्रेनिंग कोर्सेज करने के लिए उनको कहा जाता था कि आप हमारे बिहाफ पे कीजिए, तो कुछ तो काम कीजिए, मतलब इन शॉर्ट कुछ ना कुछ काम करवाया जाता। और अगर कोई एम्प्लॉय 3 महीनों से खाली बैठा है, किसी भी प्रोजेक्ट पे काम नहीं कर रहा है, तो उन्हें सिस्टम मतलब वो कंपनीज अपने आप उन्हें निकाल देती थी कि भाई अब आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। वॉट हैपेंड इन द आफ्टर मैथ, आफ्टर मैथ मतलब जिसका कॉन्सिक्वेंस होता है रिजल्ट। तो 2008 रिसेशन का रिजल्ट था कि दैट स्ट्रेच्ड वेल बियॉन्ड, मतलब उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस थे, उसके इफ़ेक्ट जो थे 2008 के रिसेशन के इफ़ेक्ट्स, वो 2-3 साल तक चले। स्ट्रेच मतलब खींचे, मतलब 2-3 साल तक उसका इम्पैक्ट हमें दिखा। इज़ दैट कंपनीज़ के ऊपर क्या इम्पैक्ट देखा, कंपनीज वुड स्टार्ट स्लोइंग डाउन हेड काउंट एडिशन। तो 2-3 सालों तक कंपनीज अपने हेड काउंट, ठीक है, हेड काउंट मतलब टोटल नंबर ऑफ पीपल, स्पेशली द नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड इन अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। एग्जाम्पल भी मैंने दिया है, रेड्यूसिंग द हेड काउंट टू जस्ट ओवर 7,000, ठीक है। मतलब जो वहाँ पे लोग काम करते हैं कंपनीज़ में, उन्हें स्लोइंग डाउन द हेड काउंट मतलब धीरे धीरे भर्ती चल रही थी, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड इन पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब उन्होंने स्लो डाउन कर दिया, लोगों को भर्तियां करना बहुत ही कम कर दिया, ठीक है। 2008 रेसेशन में क्या हो गया, पहले तो अगर वो 1 महीने तक खाली बैठे हैं तो कोई ट्रेनिंग करने के लिए उन्हें भेज दिया, 3 महीनों तक खाली बैठे हैं तो निकाल दिया गया, और 2-3 सालों तक नई भर्तियां तो ना के बराबर हुई, मतलब हुई ही नहीं, ऐसा वो ऑथर हमें समझा रहे हैं, ठीक है। सो दिस वाज द आर्टिकल, बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल था। हमें बहुत सारी नॉलेज मिली कि वर्ल्ड में क्या चल रहा है, यूएस के कंपनीज़ में क्या चल रहा है, इंडियन आईटी इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, ठीक है, इंडियन स्टार्टअप्स में क्या चल रहा है, और एडिटेक सेक्टर में क्या हो रहा है, पिछले रेसेशंस में क्या हुआ था, ठीक है। तो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव ये आर्टिकल था। आइए अब हम चलते हैं वोकैबुलरी की तरफ। इन सभी वर्ड्स का मीनिंग मैंने आपको बता दिया था आर्टिकल को एक्सप्लेन करने वक्त, तो आपको बताना है इन सभी वर्ड्स का मीनिंग, आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है ताकि आपको बहुत ही लंबे समय तक ये वर्ड्स की मीनिंग याद रहे। अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो मैं आपको बता देता हूँ अभी। बहमूद का मतलब होता है अ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। स्क्रैम्बलिंग मतलब रेंगना, रेन इन मतलब कंट्रोल करना, ये एक आपका फ्रेजल वर्ब है। होनैक्यो मतलब लीडर, अ मैनेजर को हम होनैक्यो कहते हैं। डाउनबीट मतलब डाउनवर्ड ट्रेंड, धीमा मंद चलना। ओवरवेलमिंग मतलब बहुत ही बड़ा, लार्ज अमाउंट में। बैड पैच मतलब मुश्किल समय पे, ठीक है, मुश्किल समय को हम बैड पैच कहते हैं। हेड काउंट मतलब एट अ पर्टिकुलर टाइम, इस समय आपके ऑर्गेनाइजेशन में कितने लोग काम कर रहे हैं। प्रीडोमिनेंटली मतलब मेजॉरिटीली, मेजर पार्ट, ठीक है। अब हम आते हैं अपने एस्से की तरफ। अगर आप बैंकिंग एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो और अगर आप मेंस सेक्शन लिखने जा रहे हो तो आपको एक एस्से लिखना होता है, ठीक है। तो उसकी भी हम प्रिपरेशन करते हैं अपने हर एक सेशन में। तो आज का आपके एस्से का टॉपिक होगा राइट एन एस्से ऑन द फाइनेंशियल सिचुएशन ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड। तो इंडिया में क्या फाइनेंशियल सिचुएशन है, इकोनॉमिक सिनेरियो है, और वर्ल्ड में क्या इकोनॉमिक सिनेरियो है, फाइनेंशियल सिचुएशन है, उसके बारे में आपको लिखना है। करीब 200 वर्ड्स में आपको लिखना होगा, ठीक है। सो दिस वाज इट फॉर द टुडेज सेशन। होप आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है। हमने बहुत सारे इकोनॉमिक सिनेरियो के बारे में बात किया, यूएस के बारे में बात किया, इंडियन स्टार्टअप्स, इंडियन आईटी इंडस्ट्री के बारे में बात किया, फिर हमने ग्रामर एस्पेक्ट को कवर किया, वोकैबुलरी को किया, एसे किया, ठीक है। सो अगर आपको ये सेशन यूज़फुल लगता है तो आप अपने बाकी के सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, ठीक है। चाहे वो एसएससी के लिए प्रिपरेशन हो, बैंकिंग के लिए हो, ठीक है, इंश्योरेंस के लिए हो, रेलवेज़ के लिए हो, इनफैक्ट यूपीएससी वालों के लिए भी ये आर्टिकल बहुत ही यूज़फुल होगा फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ जनरल अवेयरनेस, ठीक है।
सो आप अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ इस आर्टिकल को शेयर करना ना भूलिएगा और इस सेशन को लाइक भी ज़रूर करिएगा, ठीक है। नाउ दिस वॉज इट फॉर द टुडेज सेशन। आई विल बी वाइंडिंग अप नाउ। अब जब तक हम अपने नेक्स्ट सेशन के लिए मिलते हैं, आप हमारे बाकी के सेशंस को देख सकते हैं, ठीक है। अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, बाय बाय एवरीवन एंड टेक केयर, ठीक है। थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग विथ मी। ओके, सो आई विल बी वाइंडिंग अप, ठीक है। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, ठीक है। So finally I'm winding up now. Don't worry. Okay, bye bye everyone. Take care.